एक तरफ मेरा फेस, एक तरफ हस्बैंड का, बीच में बच्चा है। हमने दोनों की एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी। घर आए, आते के साथ दोनों के मुंह से निकलता है सब खत्म, सब कुछ खत्म। हम नहीं चाहते थे कि हमारा दरवाजा भी कोई नॉक करे, क्योंकि हम सब अपनी गम में पड़े हुए थे। डायरी की वो 2 लाइनें मैं बार बार पढ़ती थी। हर बार मैं उसको देखती थी, निकालती थी। और मेरा नाम जया है और मैं एक 14 ईयर के ऑटिस्टिक बच्चे की मदर हूँ। आज जो स्टॉक को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी शेयर करने का मौका दिया और सोसाइटी के इंक्लूज़न में अपना अहम रोल ये निभा रहे हैं। मैं विनायक के बर्थ से स्टार्ट करूँगी, जो कि बिल्कुल परफ़ेक्ट था। और 9 मंथ में विनायक ने बोलना स्टार्ट किया, जो बहुत मैजिकल था। जल्दी बोल रहा है, बाकी माइलस्टोन भी थोड़े जल्दी वाले ही थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बिल्कुल वैसा जैसा हमने प्लान किया था, सब कुछ हमारी प्लानिंग के हिसाब से। फिर उसने बोलना बंद कर दिया। फिर फैमिली वालों ने कहा कि बच्चे पुराने वर्ड्स भूल जाते हैं और फिर से नया स्टार्ट करेंगे। फिर उसने 1.5 साल में बोलना स्टार्ट किया, फिर से उसने बोलना बंद कर दिया। अब ये चीज़ें बड़ी डाउटफुल थी। एक लेडी ने हमें, मेरे हस्बैंड को टोका भी पार्क में कि बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। और उन्होंने मुझे बुलाया, मैं नीचे आई। उस टाइम हम मुंबई थे और मैं बहुत रोई कि मेरा बच्चा शायद कम सुनता है या नहीं सुनता है। जबकि मुझे पता था कि टीवी की आवाज़ सुन के वो तेज़ी से अंदर के कमरे से भागता है टीवी की ओर। तो सुनता है, नहीं सुनता है का डाउट था। फिर विनायक 2.5 का हुआ, हम दिल्ली शिफ्ट हुए और फ्लैट में जस्ट अभी हम आए थे, सामान शिफ्ट नहीं हुआ था। पूरी रात रोया, बच्चा पूरी रात रोया। हमारे नेबर, लैंडलॉर्ड बगल में थे और उन्होंने देखा कि मैं कोशिश कर रही हूँ, सँभाल रही हूँ और वो कंटीन्यूअसली, हो सकता है कि उसकी तबीयत ख़राब हो। मॉर्निंग में बस मैं डॉक्टर के बैठने का वेट कर रही थी और मैं लेके बच्चे को डॉक्टर के पास गई। कुछ रिपोर्ट्स थे, मैंने दिखाया डॉक्टर को। उनका केबिन काफ़ी बड़ा था, फ्रिज रखा था साइड में, ट्रांसपेरेंट जो डॉक्टर के पास होते हैं। और काफ़ी अच्छे डॉक्टर थे। उन्होंने रिपोर्ट देखा, कहा कि कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, ये सब नॉर्मल है। फिर उन्होंने बच्चे को बुलाया और वो विनायक आ नहीं रहा था, मेरा बेटा। तो एक बार में ही उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बच्चा ऑटिस्टिक है। और ये ऑटिस्टिक वर्ड जो है, मैं बहुत फ़ैमिलियर नहीं थी, लेकिन मुझे ये पता था कि ऑटिज़्म क्योर नहीं होता है। जो ट्रीटमेंट वाली बात करते हैं, वैसा क्योर नहीं होता है कि आज है और फ़ीवर की तरह कुछ दिनों में ख़त्म हो गया। फिर जैसे ही ये बात मैंने सुना तो मैंने कहा कि सर एक बार रिपोर्ट ठीक से देखिए ना आप। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बुला रहा हूँ, मैं इस कमरे में हूँ लेकिन इसके लिए नहीं हूँ। ये बात सुनते ही मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। उसी समय मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि 1.4 किलोमीटर की दूरी पे मेरा घर होगा या उससे भी कम। मैं किसी तरीके से रिक्शे में बच्चे को लेकर गई। अभी मेरे हस्बैंड भी यहाँ नहीं थे और रोते हुए ही गई, अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन किसी तरीके से बच्चे को लेके घर गई और बस सीढ़ियों में चढ़ी और किसी से कुछ भी कहने के लायक नहीं। और जो भी था मेरे लिए, वो पहला शब्द ही मेरे दिमाग में सब कुछ रोटेट होने लगा कि माजरा क्या है, यहाँ पर मैं क्या होने वाला है आगे। मैंने हस्बैंड को नहीं बताया, मैं वेट कर रही थी, वो सेम डे ही मुंबई से आ जाते। जब वो आए तब हमने उनको बताया, लेकिन उनके ऊपर कुछ ख़ास असर नहीं था। मुझे लगा कि सबके बर्दाश्त करने की क्षमता अलग है, तो शायद ये आसानी से उसको एडजस्ट कर पा रहे हैं, उनको दिक्कत उतनी नहीं आ रही है। फिर उन्होंने डॉक्टर देखना शुरू किया और हमने सबसे पहले चाइल्ड न्यूरोलॉजी के डॉक्टर को देखा कि हर चीज़ तो ब्रेन से कंट्रोल होता है। और 3-4 और डॉक्टर को बुक किया, फिर हम लेकर गए। जब डॉक्टर ने क्लियरली, मैं लिख के ले गई थी बच्चे की हैबिट कि ये करता है, ये नहीं करता है। मेरा बेटा डॉक्टर के केबिन में नहीं गया, डॉक्टर बाहर निकल के बच्चे को देखते हैं और मेरे हाथ से वो पेपर लेके वो डायरी लेकर पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि अ, सिम्पटम कम है लेकिन बच्चा ऑटिस्टिक है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सिम्पटम ये है कि बच्चा बोलता था और अब बच्चा नहीं बोलता है। इसमें उन्होंने मुझे एक चीज़ और कही, जो बहुत-बहुत पेनफुल था, जो कि हर पेरेंट्स पूछता है अपने पहले बच्चे के बाद कि क्या हमारे दूसरे बच्चे में भी चांसेस हैं? हाँ, हैं। हमारे खानदान में तो किसी को भी ऐसा नहीं है, तब तो नहीं। उन्होंने कहा कि अब स्टार्ट हो गया है
और वो चांसेस भी हैं और साथ ही साथ मुझे लगा कि मेरा बच्चा तो बोलता था, तो ये तो बोलेगा, बोलने वाला इश्यू तो नहीं होगा। उन्होंने कहा, "हो सकता है बोलेगा, हो सकता है सुपर स्मार्ट होगा और हो सकता है कि बहुत ही लेवल नीचे होगा, सीवियर होगा। आप इसे सिखाना स्टार्ट कीजिए।" ये जो शब्द थे उन्होंने 3 वर्ड जो लिखा था उस प्रिस्क्रिप्शन में, मैंने उसको पूरी तरीके से उसी समय से फ़ॉलो करना स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी हम 3-4 डॉक्टर के पास गए, क्योंकि इतनी आसानी से हम ऑटिज़्म को नहीं एक्सेप्ट कर सकते थे। और जब हम दूसरे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और वहाँ डॉक्टर ने समझाया कि आप आइए, सब कुछ करने पे ये थोड़ा काम लायक हो जाएगा चीज़ें। वहाँ मेरे हस्बैंड को मैंने पहली बार देखा, कम उम्र में पेरेंट्स की डेथ होने के बावजूद मैंने उनको उस तरीके से टूटते हुए नहीं देखा था, जो देखा। और उसके बाद हम टैक्सी में घर आए, एक तरफ मेरा फेस, एक तरफ हस्बैंड का, बीच में बच्चा है। हमने दोनों की एक-दूसरे की शक्ल नहीं देखी, घर आए, आते के साथ दोनों के मुँह से निकलता है, सब खत्म, सब कुछ खत्म। और हमारे घर में उन्होंने ऑफ़िस जस्ट जॉइन किया था और 3 महीने तक मेरे घर में इस कदर सन्नाटा रहा कि बच्चा कभी रोता होगा। किसी तरीके से मैं विनायक को खाने के भी इश्यूज़ थे, खिलाया। और मेरे हस्बैंड की तो कोई आवाज़ ही नहीं थी, लेकिन मैं बीच-बीच में बोलती थी, उठने की कोशिश करती थी कि थोड़े टाइम में हो सकता है ट्रीटमेंट आ जाए, अभी तो बहुत ज़िंदगी बची है, बच्चा अभी बहुत छोटा है। और भी तो लोग हैं, इतने सारे लोग, बड़ी-बड़ी हस्तियाँ, ये वो। मुझे पता था कि ये दिलासे सच भले ही नहीं है, लेकिन शायद ये बहुत मोटिवेशन का काम करेंगे। और धीरे-धीरे 3 महीने के बाद उन्होंने ऑफ़िस जाना स्टार्ट किया। मतलब मेरे घर का माहौल वो ऐसा था कि अ, बिल्कुल तूफ़ान के पहले का सन्नाटा, कहीं कोई आवाज़ नहीं। हम नहीं चाहते थे कि हमारा दरवाज़ा भी कोई नॉक करे, क्योंकि हम सब अपनी गम में पड़े हुए थे, बस। लेकिन मैं हर समय खुद को कोशिश कर रही थी कि मैं बच्चे का क्या करूँ? फिर मैंने वही प्रिस्क्रिप्शन निकाल-निकाल के डॉक्टर्स के देखे, नंबर उसमें कुछ लिखे हुए थे, यहाँ-वहाँ कॉल अपॉइंटमेंट, ये चीज़ें मैंने की। फिर मैंने सोचा कि अगर पैर टूट गया तो आगे के प्रोसेस को देखना है कि अब इसमें क्या-क्या रिपेयरिंग हो सकती है। मुझे ज़ीरो से शुरू करना है, अब मुझे यहीं से काम शुरू करना है। अब जो हो चुका उसमें मैं कोई चेंज नहीं कर सकती हूँ। किसी भी तरीके से चेंज नहीं किया जा सकता है। फिर मैंने एक सेंटर में जाना स्टार्ट किया, वो काफ़ी नेशनल लेवल का सेंटर है, वहाँ स्टार्ट किया। वहाँ उन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप जो सबसे पहला स्लॉट है अर्ली इंटरवेंशन का, वो आप बुक कर दीजिए। मैंने बिल्कुल देर नहीं किया और जल्दी से मैंने बुक कर दिया। तब तक मैं वहाँ सेशन ले रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि इसमें क्या हो रहा है, बच्चा बैठ रहा है, क्योंकि विनायक बहुत हाइपर एक्टिव था, बहुत हाइपर एक्टिव था। ये ढाई की एज थी और अ, विनायक के 3 साल से पहले हमने अर्ली इंटरवेंशन का कोर्स कर लिया। फिर हमने विनायक के साथ काम स्टार्ट किया, क्योंकि जब मैं प्रोफ़ेशनल के पास या सेंटर में जाती थी तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होता था और लौटने के बाद उसमें आधा टाइम तो बच्चा बैठने में ही बर्बाद करता था। उसके बाद आने के बाद हम दोनों बहुत थक जाते थे। मैं ड्राइव नहीं करती हूँ और सारा टाइम हमारा जैसे लगता था कि मैं काम ही नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है मुझे। मैंने एक बार खुद से सब कुछ करने का स्टार्ट किया और मैंने हर दिन देखा कि विनायक की जो स्पीच है, हाँ, वहाँ उन्हें स्पीच थेरेपी के लिए उन्होंने मना किया, लेकिन मेरा बच्चा है, मेरा पैसा है, मैंने सोचा कि स्पीच थेरेपी। फिर स्पीच थेरेपी की मैंने ट्रेनिंग ली, ऑटिस्टिक बच्चे की स्पीच थेरेपी। नहीं बोलने वाले बच्चे की या फिर स्पीच में दिक्कत आती है उसकी नहीं, ऑटिस्टिक बच्चे की अटेंशन लेके करने की। और उसमें मैंने साइन लैंग्वेज को भी स्टार्टिंग में ट्राई किया, लेकिन मुझे लगा कि विनायक बोल सकता है क्योंकि उसने पहले बोला है। और मैंने जो स्पीच की थेरेपी दी वो धीरे-धीरे हर दिन सक्सेसफुल हुई। मतलब 1 2 4 40 थाउज़ेंड ऐसे वर्ड्स विनायक ने बोलने स्टार्ट किए। और अब 3 साल में स्कूल एडमिशन का समय था और मुझे चारों तरफ से काम करना था, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन हो, चाहे वो एडमिशन की तैयारी हो, चाहे वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो। और उन सब डिफ़िकल्टी पर भी काम करना था जब हम एक बच्चे को स्कूल भेजते हैं और उनको क्या-क्या दिक्कतें आती हैं, क्योंकि उन दिक्कतों का आइडिया मुझे लग चुका था। अर्ली इंटरवेंशन के टाइम में क्या-क्या दिक्कतें आती हैं, ब्लैक बोर्ड से कॉपी करने में दिक्कत आती है, बच्चों को राइटिंग में दिक्कत आती है, जिसके लिए मैंने हज़ारों कार्ड बनाए कि मेरे बच्चे को भी दिक्कत आ सकती है। हालाँकि उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी, राइटिंग की कोशिश में सक्सेसफुली विनायक राइटिंग मेरी थोड़ी मेहनत के बाद बहुत अच्छे से सीख गया। उसी समय मैंने ड्राइंग को भी इंट्रोड्यूस किया कि वो भी ट्रेस करे साथ-साथ।
फिर मैंने देखा कि एकेडमिक भी विनायक बहुत तेज़ी से कवर कर रहा है और 3 साल में हिंदी, इंग्लिश की राइटिंग और रीडिंग विनायक बहुत अच्छे से करने लगा। रीडिंग तो बहुत फ्लुएंसी के साथ, जिसके लिए स्कूल बहुत सरप्राइज़ थे। विनायक की एक असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करवाने गई, वहाँ भी वो लोग सरप्राइज़ थे, आपने कैसे सिखाया? सिखाने के लिए मैंने हमेशा जो भी मेथड है उसमें कुछ और एक्स्ट्रा जोड़ के सिखाया। हर चारों तरफ से सिखाया। मैंने कभी भी स्किप नहीं किया कि मैथ्स में थोड़ा-सा कम कर देती हूँ, क्योंकि स्किप करने से और कॉन्सेप्ट गड़बड़ होगा। एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन लिया कुछ महीनों के लिए कि फिर हम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएँगे। लेकिन विनायक वहाँ अच्छे से एडजस्ट हो गया और उन्होंने 2 महीने के बाद विनायक को प्रमोट कर दिया नर्सरी से प्रेप में, क्योंकि इसका एकेडमिक अच्छा था और डायरी की वो 2 लाइनें मैं बार-बार पढ़ती थी। हर बार मैं उसको देखती थी, निकालती थी और खुश होती थी। और 2013 और 14 स्कूल का जो एनुअल फंक्शन था, फिर डायरी स्कूल की बनी, उसमें विनायक का ही जो ड्राइंग था वो कवर पे प्रिंट था और विनायक को ही उसकी ट्रॉफी भी मिली थी। उस समय विनायक बिल्कुल प्रेप में था, अर्ली स्टेज में था और स्कूल ने भी बहुत सारे स्किल पहचाने, लेकिन इनिशियल स्टेज में मैं सिर्फ एकेडमिक के पीछे भाग रही थी, क्योंकि वो एज थी। जो पढ़ाई हमने करवा ली वो करवा ली। बाद में फिर एकेडमिक करना मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल होता है। इस दौरान मेरे हस्बैंड को भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बच्चा इतना कुछ कर सकता है। तो वो तो बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए अपने ऑफ़िस की दुनिया, अपने काम की दुनिया में खो गए। वीकेंड में या फिर महीने में आना होता था। सिर्फ़ मैं और बच्चा थे शुरू से। ज़्यादा लोग तो मेरे बच्चे को नहीं मिले, लेकिन एक मेनस्ट्रीम स्कूल मिला विथ शैडो सपोर्ट। स्कूल को के लिए मतलब स्कूल की जो भी स्ट्रैटेजी थी, जो भी स्पेशल नीड बच्चों को मेनस्ट्रीम में उन्होंने जगह दी और हमारे साथ कोऑपरेट किया, जिसके कारण विनायक अच्छे से सर्वाइव कर पाया। इनिशियल स्टेज में मैं विनायक की डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट के लिए स्कूल एडमिशन के लिए उस टाइम लुधियाना थी, तो वहाँ के एक बड़े हॉस्पिटल में असेसमेंट के लिए गई। और वहाँ उन्होंने कहा, क्योंकि बच्चे का एकेडमिक अच्छा था और बच्चे से एकेडमिक क्वेश्चन करने पे वो बोल ले रहा था। उन्होंने कहा कि इसको ऑटिज़्म नहीं है। हालाँकि मुझे पता था कि उनको ऑटिज़्म के बारे में नॉलेज है, लेकिन विनायक के मामले में वो थोड़े से कन्फ्यूज़ हो रहे थे। लेकिन मैं खुश नहीं हुई, क्योंकि एक्चुअल हालात मुझे पता था कि क्या है। फिर हमने एडमिशन करवाया और विनायक 100% मार्क्स लाने लगा। एकाध टर्म में नहीं लाता था, लेकिन फिर उसने 5th क्लास में गया और विनायक को 100% मार्क्स आए। हर सब्जेक्ट में नहीं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में अभी भी आ रहे थे। और टीचर नई थी और उन्होंने जाके एचएम से कंप्लेन किया, जबकि विनायक तो कोई चीटिंग करना या हमारे ऑटिस्टिक बच्चे चीटिंग या चालाकी जैसा कुछ जानते ही नहीं, उनको आता ही नहीं है। अगर हम ट्रेन करें तो भी नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा कि कैसे आ सकता है, किसी नॉर्मल बच्चे को नहीं है, इस बच्चे को। उन्हें प्रिंसिपल और एचएम ने वापस किया, क्योंकि उनको पहले से ही पता था कि विनायक जब 4 की एज में था तब वो 1 में चला गया था। उन्होंने प्रमोट किया था और विनायक 1 में पहुँच गया था। तो स्कूल को तो ये पूरी जानकारी थी और इस बीच में चैलेंज भी आया। स्कूल में एक ऐसा टीचर आया जिसने विनायक को इतना डिस्टर्ब कर दिया कि सारी चीज़ें उथल-पुथल हो गईं। एक बार तो मुझे लगा कि स्कूल छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैंने सभी एक्सपर्ट से राय ली, तो उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ा ब्रेक कर लें, रुक जाएँ, लेकिन स्कूल नहीं छोड़ें। क्योंकि हमारे जैसी स्पेशल मदर के लिए एक मेनस्ट्रीम स्कूल में बच्चे का सर्वाइव करना, अंधा क्या माँगे दो आँखें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और मैं बहुत खुश थी और मुझे उनकी राय ठीक ही लगी, क्योंकि मेरा भी मन वही था। फिर मैंने विनायक के बहुत सारे टेस्ट कराए, जो कि सारे पेरेंट्स करवाते हैं हमारे, और मैंने स्कूल को कह दिया था, स्कूल को सैटिस्फाइड करने के लिए, कि कुछ भी नहीं आएगा, और कुछ भी नहीं आया विनायक की रिपोर्ट में। विनायक फिर से मैं उसको स्कूल भेज रही थी, हमने वहाँ की कन्वेंस सर्विस छोड़ दी, मैं खुद छोड़ रही थी। और 2-3 महीने के बाद ये चीज़ें फिर धीरे-धीरे ठीक हुई, लेकिन मतलब टीचर के बिहेवियर से विनायक को काफ़ी दिक्कत उस समय हुई, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। और जब विनायक मना करता था, काफ़ी रोना-धोना शुरू हो गया था, मैं उसे लेके वापस घर आ जाती थी। विनायक का स्कूल जो है वो बंद हो जाता है। अब ऑनलाइन क्लासेस थी, ऑनलाइन क्लासेस में कितना अटेंशन देता। और हम लोग काफ़ी बीमार भी हो गए थे, विनायक की हालत ठीक थी। अब उसने अपने ड्राइंग को अपने एंगेजमेंट के लिए यूज़ करना शुरू किया, जो कि शुरू से ही उसके अंदर बहुत ज़्यादा था। और विनायक कंटीन्यूअसली 7-8 आवर ड्राइंग कर सकता है। स्केचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा। विनायक ने लाइव वर्कशॉप भी किए हैं, जो तंजानिया के एक स्कूल ने ऑर्गेनाइज़ किया था, और अभी भी वो लाइव वर्कशॉप करने में एबल है। विनायक के लिए मैंने एक बहुत पहले कीबोर्ड खरीदा था खुद के लिए, जो कि मैंने तो यूज़ नहीं किया। फिर विनायक ने
उस कीबोर्ड का यूज़ मैंने निकाला और वो किया, और मैंने एक ऑनलाइन क्लास मेन स्ट्रीम ग्रुप था बच्चों का, वो लिया एक अच्छे स्कूल से। और मैंने सोचा कि मैं सीख लूँगी, फिर मैं बच्चे को सिखाऊँगी, मुझे तो पूरी बात समझ आ जाएगी। लेकिन फर्स्ट डे ही सर ने बताया कि ये अपने आप ही कर रहा है, और मैं बिल्कुल पीछे हो गई, और मैं उस मेहनत से भी बच गई विनायक के साथ। मुझे नहीं पता था, विनायक ने पहले तो तमिल के कुछ वर्ड्स मलयालम के, बंगाली के शुरू किए, और विनायक को तमिल लैंग्वेज में इतना इंटरेस्ट है कि बहुत सारे लोग मुझे साउथ इंडियन समझते हैं, जबकि मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ और मुझे तमिल नहीं आती है। पहले तो मुझे लगा कि ये वर्ड्स है, लेकिन वो बहुत अच्छे से पढ़ सकता है, लिख सकता है, और मुझे लगता है कि कई डिफरेंट लैंग्वेज में वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर सकता है, कीबोर्ड तो प्ले करता है और गाता भी है, और बहुत इंटरेस्ट है डिफरेंट लैंग्वेज में जो चीज़ें, लेकिन डिस्कशन नहीं कर सकता है। जो डिस्कस करना है, ना ही वो हिंदी में कर सकता है, ना इंग्लिश में, लेकिन लिमिटेड लैंग्वेज में वो सारी बातें आकर बता सकता है, छोटी से छोटी बातें। थोड़ा ब्रेक लेके थोड़ी देर के बाद, लेकिन वो सारी बातें बताएगा। वो नहीं जो उसके साथ हुआ, अगर बगल वाले बच्चे के साथ हुआ तो वो भी बताएगा, हर एक चीज़ को बताएगा। और ये चीज़ 3 साल से ही, कुछ चीज़ों की ट्रेनिंग मैंने विनायक को शुरू से ही दी है कि हर चीज़ आकर मम्मी को बताएँगे, और उस रूटीन को हम लिखेंगे, और स्कूल में सारे टीचर को बताएँगे। अगर आपको किसी ने मारा या हर्ट किया तो हम स्कूल के सभी टीचर को बताएँगे। इससे कोई टीचर तो एक्शन लेगा। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, यहाँ सब कुछ अच्छा दिख रहा है। अभी तक मैंने जो भी बताया सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन जहाँ सब अच्छा है, वहाँ भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब विनायक का आज के परफॉर्मेंस के लिए मन नहीं है, तो मुझे उससे सारी तैयारी के बाद मुझे बैक होना पड़ता है। कई बार लोग ज़बरदस्ती करते हैं, और इसके कारण बच्चा फिर अग्रेसिव होने लगता है, क्योंकि टीनेज का बच्चा है, और जो उसे चाहिए सोशल सर्कल वो नहीं मिल रहा है, और हम सिर्फ अपने ऑर्डर को करवाएँ। 2 सालों से मैंने विनायक को पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट छोड़ा है। वो कम सीखे, लेकिन इंडिपेंडेंट काम करे, क्योंकि माँ के काँधे पे चढ़कर वो कब तक दुनिया देखेगा। 2 सालों में विनायक पहले से भी करता था, लेकिन 2 सालों में टोटल सारा काम वो अकेले करता है। अभी मैं होम स्कूलिंग करा रही हूँ 10th की तैयारी, और मॉर्निंग से स्कूल का जो शेड्यूल है, वो पूरी तरीके से फ़ॉलो करता है। नहाने से लेके पूजा करने, और अपने 20 मिनट के वार्म अप एक्सरसाइज़ के साथ, और सब कुछ बिल्कुल शेड्यूल के हिसाब से करता है। मैं कहाँ से चली थी, जब भी मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ कुछ दिक्कतें आती हैं, अभी भी आता है, कुछ बिहेवियर इश्यू आता है, कभी रोना होता है, और कई बार पता भी नहीं चलता है। लेकिन पहले मैं घबराती थी, तुरंत किसी को फ़ोन करके पूछती थी। 3 साल में विनायक ने किसी को पुश कर दिया, और मुझे तो लग रहा था कि अब इसे स्कूल में कौन रखेगा अगर इसने बच्चों को पुश करना शुरू कर दिया। मैंने एक बहुत ट्रेन्ड और नॉलेजेबल पेरेंट्स को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि क्या आपके बच्चे ने कभी ऐसा किया है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, किया है, सारी ज़िंदगी नहीं करेगा, चिल करो। उनके कहने से मुझे थोड़ा-सा, और फिर विनायक ने दोबारा कभी नहीं किया वैसा। तो चीज़ें उतार-चढ़ाव अभी भी दिक्कतें होती हैं। पहले मैं दौड़ के एम्स जाती थी, किसी के पास जाती थी। इनिशियल स्टेज में विनायक जब 3 साल का था, कि विनायक की क्या पोजीशन है? ये लाइफ में इंडिपेंडेंट हो पाएगा? इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं, सवाल ही सवाल है। और अब मैं समझ गई हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर ढूँढने जाना तो बिल्कुल भी बेवकूफ़ी है। बस काम करो जितना भी हो सकता है सोसाइटी में मिक्स अप होना, और हमारे बच्चों का एक ही इलाज है। इलाज के नाम पे हम इसे यही कहते हैं कि इनको मुख्य धारा से जोड़ें, मेनस्ट्रीम से जोड़ें, ताकि हमारे बच्चे लोगों के साथ घुल-मिल सकें। मैं कहीं भी विनायक के ऑटिज़्म के बारे में बताती हूँ, छुपाती नहीं हूँ, ताकि लोग एटलीस्ट मेरी बात में इंटरेस्ट ना लें, लेकिन घर जाके शायद गूगल पे सर्च करें कि ये है क्या? तो थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें। कुछ बिहेवियर है विनायक के, जो उसके काम से बिल्कुल अलग दिखता है। विनायक की बात हो गई, आप विनायक को हवा में ड्रॉ करते देखेंगे, हवा में कैलकुलेशन करते देखेंगे। वो स्पोर्ट्स में, रनिंग में भी ये कर रहा था। मैंने कहा कि बेटा रनिंग में नहीं करेंगे, लेकिन वो कर रहा था। तो कुछ बिहेवियर ऐसे हैं जो एक आम आदमी से अलग है, टेस्ट भी थोड़ा अलग है, लेकिन बाकी चीज़ें ठीक चल रही हैं। जो भी मैं कर पाई हूँ, मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ, और कोशिश करने से फ़ायदा ज़रूर होता है। थैंक यू जोस्टॉक, जिन्होंने मुझे अपनी स्टोरी शेयर करने का मौका दिया, और ऑटिज़्म अवेयरनेस के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है आप लोगों ने। Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism,
please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data who will call you to have a short conversation with you.